नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नेता नगरी में सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां के सियासी हालात लगातार सुर्खियां बना रहे हैं और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कई किताबें लिख चुके हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पर और फिलहाल जोश होश मीडिया के मैनेजिंग एडिटर दीपक तिवारी जी। पहली चीज हम दीपक जी यही जानना चाहते हैं कि हमने हाल के दिनों में मालवा में जो घटनाएं देखी हैं, मंदसौर में, इंदौर में, उज्जैन में रैलियां निकलती हैं, उनमें नारे लगते हैं। रैलियां ऐसे इलाकों से निकलती हैं संयोगवश जहां पे मुस्लिम आबादी होती है और उसके बाद वहां पे सांप्रदायिक तनाव होता है, पत्थरबाजी होती है। उसके बाद एक हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स हमें दिखता है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या फिर इनमें कोई पैटर्न है, इनके पीछे कोई बड़ी वजह है? इसमें मैं एक चीज और दीपक जी जोड़ना चाहूंगा एक सप्लीमेंट्री सवाल के तौर पे कि देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो जो भोजशाला वाला विवाद था, जो कि लगभग 15-18 बरस पहले था, उसके बाद से और खास तौर पर शिवराज सरकार के दौरान इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं आई है। और शिवराज बहुत एग्रेसिवली अपनी इस इमेज को प्रमोट भी करते थे कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पे भी भेजूंगा, हज पे भी भेजूंगा, मैं सारे हिंदू त्योहार तो मनाऊंगा ही, लेकिन मैं राज्य का मुखिया हूं तो इफ्तार दावत देने में या टोपी पहनने में भी मुझे गुरेज नहीं है। लेकिन ये उस इमेज के बिल्कुल उलट दिखती हैं ये घटनाएं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसा अभी निखिल जी ने भी सवाल किया, ये मध्य प्रदेश के लिए ये सब जो घटनाएं हो रही हैं ये स्वाभाविक नहीं है, ये बड़ी असामान्य घटनाएं हैं। और आप जो कह रहे हैं कि ये कोई टेम्परेरी या कोई छुटपुट घटनाएं हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक पूरा पैटर्न है। और जो सौरभ जी आप जो सवाल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भोजशाला का मामला जब हुआ था, जब उमा भारती दिग्विजय सिंह को चैलेंज कर रही थी 2003 में, तो उसके बाद से ऐसा कोई सांप्रदायिक विषय कोई मध्य प्रदेश में रहा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में कभी सांप्रदायिकता की राजनीति हुई नहीं है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में वो पॉपुलेशन लगभग 7-8% के आसपास है। फिर पॉकेट्स भी ऐसे नहीं है। मालवा का एक पॉकेट जरूर है जहां पर कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का है, लेकिन एक सीट बुरहानपुर और दूसरी भोपाल को छोड़कर, भोपाल उत्तर, इन दो सीटों को छोड़कर कहीं पर भी जो अल्पसंख्यक आबादी है वो अपने दम पर चुनाव नहीं जिता सकती, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी ढेरों सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता का ऐसा कोई पिछला कोई इतिहास नहीं रहा है। भोजशाला के विवाद या यूं कहें उस समय जो सांप्रदायिक फ्लेयर अप हुआ, उसके अलावा मध्य प्रदेश में केवल 2 ही बार बड़े दंगे हुए। एक 1967 का उषा भार्गव कांड जबलपुर का हुआ था, वहां से पोलराइजेशन थोड़ा बहुत बीजेपी ने करना शुरू किया था। थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं इसके बारे में? उषा भार्गव कांड दंगा माना जाता है उसे आजाद भारत का। हाँ, तो उषा भार्गव कांड के बाद में एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक अगर मध्य प्रदेश वैसे कोई उस तरह से प्रयोग भूमि नहीं रही है भाजपा, जनसंघ और आरएसएस की सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में, लेकिन वो एक कोशिश हुई थी, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला हो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं था। कुछ प्रतिशत वोट्स उनके जरूर बढ़े थे, लेकिन जनसंघ ने तत्कालीन जनसंघ ने उस समय राम राज्य परिषद को पीछे छोड़कर अपनी एक, जिसको कहें कि महत्वपूर्ण इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपना स्थान बनाया था। फिर राम जन्मभूमि के बाद में जो भोपाल और उज्जैन में जो दंगे हुए थे उस समय हुआ, लेकिन उसके बाद में जो चुनाव हुआ इमीडिएट बाद में, लगभग राष्ट्रपति शासन के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी दिग्विजय सिंह की। अब जो महत्वपूर्ण इसमें जो बात है जो आपने सौरभ जी कही शिवराज सिंह जी के बारे में, तो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में माना जाता है, और वो खुद भी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे कि वो
अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये संयोग कह लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस विदिशा सीट से चुनाव लड़े थे और लखनऊ से 1996 में, उसमें जो जब सीट उन्होंने खाली की थी तो विदिशा से फिर शिवराज सिंह वहां से सांसद बने थे। और जो स्वभाव है, जो मैनरिज्म है इनका, शिवराज सिंह का, आप उनकी भाषण देने की शैली देखें तो बहुत कुछ अटल बिहारी वाजपेयी को एम्यूलेट करते थे। राजनीति में भी वो ऐसा ही करते थे। हर ईद में मुख्यमंत्री के तौर पर 14 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहे, भोपाल के ईदगाह में जाते थे और शिवराज सिंह जो जालीदार टोपी पहन के फोटो खिंचवाते थे। लेकिन जैसे ही 2014 के चुनाव के बाद में उधर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जो कट्टरवादी और जो हिंदुत्व की, जो जिसको कहें कि शार्प हिंदुत्व, एग्रेसिव हिंदुत्व की जो राजनीति शुरू हुई, वहां से शिवराज सिंह ने धीरे धीरे यूं कहें कि एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू किया। 2013 का चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुआ था विधानसभा का, उसमें आंकड़े गवाह हैं इस बात के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं ने, मुसलमान महिलाओं ने शिवराज सिंह को वोट किया था। एक बड़ा वर्ग था जो इनको वोट करता था। लेकिन 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और दिल्ली में जिस तरह से फिर हिंदुत्व को लेके एक वातावरण बना, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह को भी लग रहा है कि अब जब हवा इस तरफ बह रही है तो हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही अटल जी और आडवाणी जी वाली जो लड़ाई चलती थी एक समय, तो उसमें कहीं हम अटल जी बन के हम किनारे ना होने लगे। तो उनको किनारे होने का डर लग रहा है, जिस कारण से वो एकदम ये अतिवादी राजनीति पर उतारू है। ये शिवराज सिंह का स्वभाव नहीं है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटनाएं पिछले 2-1 महीनों के दौरान हुई हैं, वो सीधा सीधा इशारा कर रही हैं कि शिवराज सिंह अब जो राजनीति कर रहे हैं वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं और वो उनके स्वाभाविक राजनीति नहीं है। इससे पहले कि मैं जो एमपी की इनर पॉलिटिक्स है उससे जुड़े आपसे कुछ सवाल पूछूं कि किस तरीके के पुश एंड पुल है शिवराज के ऊपर। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघ के दुलारे हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो डार्क हॉर्स हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए वो बीडी शर्मा हो सकते हैं। इसीलिए उनको लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सांसदी का चुनाव लड़वाया गया, संगठन में ऊपर लाया गया। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं जो एमपी से दूर है लेकिन मन उनका हमेशा एमपी में रहता है, वेस्ट बंगाल के प्रभारी हैं, लगातार सुर्खियों में है। नरेंद्र तोमर हैं जो जिनका नाम बताया जाता है कि लगभग तय हो गया था, जो नया गठबंधन बना था पोस्ट कमलनाथ, लेकिन फिर नहीं हो पाया, वो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में घिरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला ग्रुप लगातार है ही, नरोत्तम मिश्रा बहुत फ्रंट पर है। तो ये सब फैक्टर हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद शिवराज सरकार चलाने को लेकर उतने सहज नहीं या अपनी पोजीशन को लेकर उतने कंफर्टेबल नहीं है। मैं उस सवाल पे आऊंगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मुझे टिप्पणीकार ने कहा कि आप एमपी की घटनाओं को सिर्फ एमपी के कंटेक्स्ट में मत देखिए, पूरे देश में एक जो मिलिटेंट हिंदू असर्शन है कि अब हम दबेंगे नहीं। बहुत दिन आपने हमें दबा लिया, कभी सेकुलरिज्म कह के, कभी ये कह के, कभी वो कह के। अभी तो जो एक बीजेपी का पहले नारा रहता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो वो चीज सब जगह अब दिखनी चाहिए। इस चीज का बड़ा जोर है कि अगर झगड़ा हुआ, थाने में पहुंचे, हमारी सरकार है तो हमारी सुनी जाएगी। उसका ये एक अगला रूप है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरे देश में असर्शन है अलग अलग घटनाओं को लेकर, जैसे अभी इंदौर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ जो विधायक हैं मालिनी गौड़, उनके बेटे ने मुकदमा किया, उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। फिर इन सब पे शिवराज का जो बयान आया कि अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसको डिमोलिशन झेलना पड़ेगा, इस आशय का एक बयान आया। तो आप उस कंटिन्यूटी में देखते हैं इसको या ये लोकल पॉलिटिकल फैक्टर का असर्शन है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल लोकल पॉलिटिक्स से ज्यादा नेशनल का असर्शन है। ये बिल्कुल सही है जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि धारा उस तरफ बह रही है और शिवराज सिंह उस धारा से हट के नहीं रहना चाहते। दूसरा पक्ष इसमें यह भी है, जो आपने शुरू में वीडी शर्मा का नाम लिया। वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरों में से एक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। संगठन के बैकग्राउंड से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की।
उनके पास में कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसा कोई बैगेज नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन है अभी। और एज उनके साथ में है, जो संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो सक्सेशन प्लान है उसका वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगते हैं अभी तक तो फिलहाल। हालांकि जिस तरह की राजनीति वीडी शर्मा अभी कर रहे हैं उससे लगता नहीं है कि वो कोई बहुत लंबी रेस के घोड़े के हिसाब से राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हुई जो हम लोग नजदीक से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें वीडी शर्मा अपने आप की पोजीशनिंग उस तरह से नहीं कर रहे हैं, जबकि पार्टी ऐसा संकेत दे रही है कि ये भविष्य के नेता हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि सिंधिया के आने के बाद में शिवराज सिंह को जिस तरह से संघ का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि अब आप किनारे हटिए, नए लोगों को अवसर दीजिए। दूसरा जो आप बात कह रहे हैं कि नेशनल हिंदुत्व का जो मिलिटेंट असर्शन है उसमें शिवराज सिंह वही मॉडरेट फेस है, तो अब इनकी कोई जगह नहीं है। शिवराज सिंह को लग रहा है कि कहीं इस चक्कर में हम किनारे ना हो जाएं, क्योंकि अब तो हर कोई योगी और मोदी बन के ही राजनीति करना चाहता है। इसमें हालांकि मेरे बिल्कुल अलग मत है, क्योंकि मोदी और योगी की राजनीति कितनी सफल राज्य स्तर पर हो रही है ये चुनाव परिणाम जो लगातार जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं वो बता रहे हैं। हिंदुत्व का जो मिलिटेंट असर्शन है, जो हार्डकोर हिंदुत्व है, वो कितना वोट दे पा रहा है ये भी राज्यों से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना भी सहज नहीं है कि एक तरफा सब कुछ मामला चल रहा है। पर शिवराज सिंह को कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि इस नई राजनीति में कहीं वो मिसफिट ना हो जाए। दूसरा, उनके बारे में एक ये छवि धारणा बन गई कि वो एक प्रशासक नहीं है, ऐसे ढुलमुल किस्म के नेता है, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, खूब उठते बैठते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते, पर वो प्रशासक नहीं है और वो कोई बहुत एक डिसाइसिव लीडर है ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि जब 2014 के पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री पद खुला हुआ था आडवाणी जी के बाद में, तो उसमें शिवराज सिंह का भी एक नाम रेकनिंग में था, लेकिन इनका नाम इसलिए तब नहीं आया क्योंकि ये माना गया पार्टी में कि शिवराज सिंह एक बहुत अच्छे मजदूर हो सकते हैं, वो एक लीडरशिप देने वाले नेता नहीं हो सकते। पार्टी के लिए वो महत्वपूर्ण है, लेकिन देश चला पाएंगे तो वो शिवराज सिंह उस डायलेमा से गुजर रहे हैं। उस डायलेमा का चक्कर ये है कि जितना उन्होंने जो पुण्याई कमाई थी अटल जी वाली लाइन की, मुझे लग रहा है कि वो पुण्याई निरंतर खोते जा रहे हैं, क्योंकि इस शिवराज सिंह की स्वीकार्यता पार्टी के भीतर बहुत ज्यादा होगी। मुझे नहीं लगता इस शिवराज सिंह की स्वीकार्यता वोटरों के भीतर बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं लगता। और मध्य प्रदेश अभी जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, क्योंकि हर दिन तो यहां खबरें छपती हैं सिंधिया के दबाव को लेके कि वो अपना जो शर्तों के तहत आए थे उन शर्तों को पूरी करवाना चाहते हैं, तो शिवराज सिंह उन सब चीजों से बचने को लेके ये एक नया, जिसको कहें कि एक फ्रंट खोल रहे हैं जिसमें कि ध्यान इस तरफ रहे। पर आगे कितना सफल होगा ये भविष्य बताएगा। इसी सवाल को हम एक टाइमलाइन की तरह भी समझना चाहते हैं सर, कि ये बात जैसा कि आपने भी बताया कि कई नाम कंसिडर हुए थे, लेकिन उसके बाद शिवराज का नाम आगे किया जाता है जब उनको ऐसा लगता है कि एक शेकी जमीन पर हम दोबारा सरकार बना पाएंगे। और लेकिन तब भी ये कहा जाता था कि शिवराज शुरुआत है, शिवराज के साथ अंत नहीं होगा। अभी पूरे 3.25 साल बाकी हैं, काफी लंबा कार्यकाल है। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव तक शिवराज ही सीएम रहेंगे, या अगर वो रहते हैं तो वो भोपाल से कुछ कर पाएंगे? क्योंकि ये अब जिस तरह सरकार एमपी में चल रही है वो पहले से काफी अलग है। पहले शिवराज अपने मंत्री रखा करते थे, अपने कार्यक्रम चलाया करते थे, अपने नाम से भी स्कीम लॉन्च करते थे। अब वैसा कुछ नहीं हो रहा है और मतलब एक तरह से रिमोट कंट्रोल है जो संगठन के पास है और वो दिल्ली में है। हाँ, देखिए, ये जो अंत में आपने बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के सारे नियंत्रण दिल्ली से हो रहे हैं। अन्यथा अब से पहले ये होता था कि मध्य प्रदेश की चीजें मध्य प्रदेश में ही रहती थी, दिल्ली कभी इतना हावी नहीं रहता था। लेकिन बीच बीच में ऐसी स्थितियां आई हैं कि जब दिल्ली हावी हुआ है, 2015 के करीब जब शिवराज सिंह को दिल्ली में केंद्र में कृषि मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव था, तो उस समय शिवराज सिंह उसको माने उस प्रेशर को झेल गए, वो नहीं गए दिल्ली। ज्यादातर लोगों से आप बात करेंगे, आप संघ के लोगों से बात करेंगे तो सब कहेंगे कि 2023 का मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और शिवराज सिंह के नेतृत्व में नहीं होगा, बदल दिए जाएंगे। भाजपा के ज्यादातर नेताओं से आप अकेले में बात करेंगे तो वो यही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, वोटरों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों से आप बात करोगे तो सब लोग यही कहेंगे कि साहब वो मध्य प्रदेश में एक सक्सेशन प्लान तैयार हो रहा है और शायद शिवराज सिंह बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे।
पर मैं आपको बताऊं निखिल जी, मैंने 2 पुस्तकें मध्य प्रदेश की राजनीति में लिखी और एक पूरा चैप्टर लिखा कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के असली चाणक्य हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र को देश की राजनीति का पहला चाणक्य कहा गया था, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य अगर कोई है मध्य प्रदेश में तो असली वो शिवराज सिंह है। जिन लोगों को शिवराज सिंह की प्रतिभा पर जिनको जानकारी नहीं है, जो जानते नहीं है, वही ऐसी बात कह सकते हैं। शिवराज सिंह में सरवाइव करने की इतनी क्षमता है, वो जिस तरह से अपने आप को रीमॉडल और रीमोल्ड करते हैं, बदलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, जिस अहंकार विहीन राजनीति का वो निर्वाह करते हैं, उसमें वो अजात शत्रु किस्म के हो जाते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, शिवराज सिंह अगर आ गए हैं मध्य प्रदेश में तो अगला चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से शिवराज सिंह अपना कोर्स करेक्शन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के भीतर इतना सामर्थ्य कम से कम मैंने तो पिछले 25-30 वर्षों में नहीं देखा है। तो अंततः सरवाइव शिवराज सिंह ही करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दीपक जी कि ये जो एक जिक्सा पजल है बीजेपी की, हर पार्टी की अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। बीजेपी की बात करें तो हमें पता है कि संगठन, संघ, कुछ बड़े नेता, विधायक दल में आपके अपने गुट, ऐसे अलग अलग इक्वेशन रहते हैं। कास्ट इक्वेशन, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप वोट कैचिंग एबिलिटी, इन सब फैक्टर्स के हिसाब से इस पूरी पजल में एक नया ब्लॉक जुड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी के पॉलिटिकल कल्चर से बिल्कुल अलग है। श्रीमंत महाराजा, उनके समर्थक जो है वही है, हम तो उनके बिना कुछ भी नहीं है, इस तरीके का एक भक्ति भाव, दरबारी भाव और ग्वालियर चंबल संभाग की जो पॉलिटिक्स है। ज्योतिरादित्य कितने फिट हो रहे हैं बीजेपी के इकोसिस्टम में? मैं दोनों ही पक्षों की तरफ से जानना चाहता हूं कि उनका खेमा कितना कंफर्टेबल है, कितना लॉन्जिविटी देखता है इसमें, और बीजेपी कितनी कंफर्टेबल है, ये संघ कहां तक जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आपने इकोसिस्टम की बात की है, तो उस इकोसिस्टम में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद जेल कर जाए ये तो संभव है, पर उनका जो समर्थक वृंद है वो जेल कर पाए ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, इकोसिस्टम ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना जेल करने देता है, इकोसिस्टम कितना उनको बर्दाश्त करता है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी से अलग है। ये संगठन आधारित पार्टी है मध्य प्रदेश में। पूरे देश का सबसे अच्छा संगठन अगर कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का है तो वो मध्य प्रदेश में है। और आप इस बात से अनुमान लगाइए कि 173 के करीब सीटें पाकर उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, और मुख्यमंत्री बनने के बमुश्किल 1.5 वर्ष के अंदर उमा भारती बाहर चली गई, और आज उमा भारती भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली गई। जो संगठन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी क्या दुर्गति संगठन कर सकता है, उमा भारती इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या उमा भारती से बड़े जनाधार वाले नेता हैं? नहीं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जाति के नेता हैं? नहीं। क्या उमा भारती की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भीतर उनका बचपन और जवानी और राम मंदिर आंदोलन से निकले हैं? तो ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। तो ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर अपनी राजनीतिक शैली मिलने जुलने के मामले में थोड़ी बहुत बदल ली हो तो बदल ली हो, एविडेंटली बाहर से दिखने में उनकी कोई राजनीतिक शैली नहीं बदली है। अभी भोपाल आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वही हो हल्ला, वही हंगामा, वही तोड़फोड़, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद, गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाना। ये भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की राजनीति अब ज्यादा नहीं चल पाती। तो ये भविष्य के गर्त में है ये सवाल। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक तो हाके की सरकार बनी थी, इस सरकार को मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हाके की सरकार बोलता हूं। जिस तरह पुराने जमाने में राजे महाराजाओं के लिए हाक कर शिकार सामने ले आते थे और फिर वो गोली मार देते थे, तो ये हाके की सरकार है कि घेर घार के लाके आपने सरकार बना ली। तो नैतिक बल नहीं है शिवराज सिंह के पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास में इस सरकार को कंट्रोल करने का। एक बात। दूसरी बात,
ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजनीति है और जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को एक्सपोज किया है, ले दे की राजनीति, मुझे ही राजस्व विभाग चाहिए, मुझे ही ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे ही जल संसाधन चाहिए, मेरे अधिकारी, मेरे वो, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा समय तक मुझे नहीं लगता कि चलेगा। तो अंत में आप पाएंगे कि ये हाके की सरकार और ये जो बेमेल शादी है, इनका क्या होता है वो किसी से छुपा नहीं है। दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।